पाठ 14 अंतरक्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 51। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से क्या आशय है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकता के बारे में बताइए। उत्तर। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अर्थ। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अर्थ उस व्यापार से है जिसके अंतर्गत दो या दो से अधिक राष्ट्रों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय किया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि भारत का व्यापार ब्रिटेन अथवा अमेरिका के साथ किया जाता है तो यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा। इसे वाहन व्यापार अथवा विदेशी व्यापार भी कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकता। वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकता निम्न बिंदुओं से स्पष्ट होती है। पहला, श्रम विभाजन। देशों में बढ़ते हुए श्रम विभाजन के कारण विदेशी व्यापार आवश्यक हो गया है, क्योंकि जो देश कुछ विशेष वस्तुओं का उत्पादन करता है वह उनका निर्यात करना चाहता है तथा उसके बदले अपने लिए आवश्यक वस्तुओं को विदेशों से आयात करना चाहता है। यह विदेशी व्यापार के माध्यम से ही संभव है। दूसरा, कच्चे माल की उपलब्धि। कुछ देशों के पास मशीनें और तकनीकी ज्ञान तो उपलब्ध होता है, किंतु आधुनिक उत्पादन करने के लिए पर्याप्त कच्चा माल नहीं होता। यदि वे उत्पादन करना चाहते हैं तो विदेशों से कच्चा माल आयात करना आवश्यक है, जो विदेशी व्यापार से ही संभव है। ब्रिटेन ने विदेशी व्यापार की सहायता से ही विदेशों से पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल आयात कर औद्योगिक उत्पादन का नेतृत्व किया है। तीसरा, प्राकृतिक साधनों का पूर्ण प्रयोग। विदेशी व्यापार इसलिए भी आवश्यक है कि देश के प्राकृतिक साधनों का उचित उपयोग किया जा सके। इन साधनों का श्रेष्ठतम उपयोग तभी संभव है जब अधिकतम उत्पादन हो तथा अधिकतम उत्पादन का औचित्य उसी समय है जब अतिरिक्त माल का निर्यात किया जा सके। विदेशी व्यापार के माध्यम से प्रचुर प्राकृतिक साधनों का निर्यात करना संभव होता है तथा देश में सीमित पूर्ति वाले प्राकृतिक एवं अन्य उत्पत्ति साधनों का आयात करना आसान हो जाता है। चौथा, विदेशी प्रतियोगिता के लिए। विदेशी व्यापार इसलिए भी आवश्यक है कि देश के उद्योग विदेशी उद्योगों से प्रतिस्पर्धा कर सके। प्रतियोगिता के अभाव में यह संभव है कि देश के उद्योगों में एकाधिकार की प्रवृत्ति पनपने लगे, जो कि देश के लिए घातक है। यह विवादास्पद है कि आर्थिक विकास की किस अवस्था में देश के उद्योगों को विदेशी उद्योगों से प्रतियोगिता करने देना चाहिए। फ्रेडरिक लिस्ट के अनुसार, जब तक देश के उद्योग पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो जाते, उन्हें विदेशों से प्रतियोगिता नहीं करने देना चाहिए। पांचवा, उपभोक्ताओं के लिए वस्तुओं की उपलब्धि। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इसलिए भी आवश्यक है कि उपभोक्ताओं को विश्व के बाजार से आवश्यक वस्तुएं सस्ते दामों पर उपलब्ध हो सकें। विदेशी व्यापार ने उपभोक्ताओं की रुचियों को विविध एवं संपन्न बना दिया है। प्रश्न 52। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ
एवं हानियां बतलाइए। उत्तर: अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से होने वाले लाभ। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से होने वाले लाभों के दो भागों में बांटा गया है। पहला आर्थिक लाभ, दूसरा गैर आर्थिक लाभ। पहला आर्थिक लाभ। इसके अंतर्गत निम्नलिखित लाभों का वर्णन किया गया है। पहला, श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण के लाभ। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के द्वारा भौगोलिक श्रम विभाजन होता है। प्रत्येक देश केवल ऐसी वस्तुओं के उत्पादन में विशिष्टीकरण प्राप्त करता है जिनकी उत्पादन लागत अपेक्षाकृत कम होती है। इस प्रकार भौगोलिक श्रम विभाजन से उत्पादन में विशिष्टीकरण संभव होता है तथा उत्पादन विधि में सुधार होता है। दूसरा, उपभोक्ताओं को सस्ती कीमत पर अनेक वस्तुओं की उपलब्धि। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण एक देश के उपभोक्ता न केवल ऐसी वस्तुओं का उपभोग कर सकते हैं जिनका उत्पादन उनके देश में संभव नहीं है, वरन ऐसी वस्तुओं को विश्व बाजार से सस्ती कीमतों में प्राप्त किया जा सकता है। विदेशों से वस्तुओं का आयात इस बात का सूचक है कि ये वस्तुएं हमें अपेक्षाकृत सस्ती कीमतों में उपलब्ध हो रही हैं। तीसरा, प्राकृतिक साधनों का समुचित प्रयोग। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत देश में ऐसे उद्योग विकसित किए जाते हैं जिनके लिए दशाएं सर्वाधिक अनुकूल रहती हैं। संभावित है कि देश में जो प्राकृतिक साधन विपुल मात्रा में होंगे उनसे ही संबंधित उद्योग स्थापित किए जाएंगे। इससे उन उपलब्ध प्राकृतिक साधनों का समुचित प्रयोग किया जा सकता है। बेस्टेबल के अनुसार देश में उत्पादन शक्तियां देश के प्राकृतिक साधनों का स्वतंत्रता पूर्ण उपयोग करती हैं, जिससे अधिकतम लाभ की संभावना रहती है। चौथा, अकाल व संकट के समय सहायता। देश में अकाल एवं खाद्यान्न के अभाव की स्थिति में विदेशी व्यापार द्वारा खाद्यान्न का आयात विदेशों से किया जा सकता है, जिससे न केवल लोगों के जीवन की रक्षा की जा सकती है, वरन उनके जीवन स्तर को भी कायम रखा जा सकता है। विदेशी व्यापार के अभाव में अकाल की स्थिति में लाखों लोगों को अपने प्राणों को गंवाना पड़ता है। पांचवा, औद्योगिक विकास। जिन देशों के पास उद्योगों के लिए कच्चे माल का अभाव होता है, वह उसे विदेशी व्यापार के माध्यम से आयात कर सकते हैं। इससे औद्योगिक विकास किया जा सकता है। आज अर्धविकसित देशों में जो औद्योगिकरण हो रहा है, उसका महत्वपूर्ण कारण विदेशी व्यापार है। छठवां, विदेशी प्रतियोगिता से लाभ। विदेशी व्यापार के अंतर्गत देश की फर्मों को विदेशी माल से प्रतियोगिता करनी पड़ती है। अतः देश की फर्में अपनी उत्पादन व्यवस्था को आधुनिकतम एवं दुरुस्त रखती है। इसका एक लाभ यह भी होता है कि इन फर्मों में एकाधिकार की भावना नहीं पनपने पाती, जिससे कीमतें कम रहती हैं तथा उपभोक्ताओं को लाभ होता है। सातवां, बाजार का विस्तार।
विदेशी व्यापार का एक लाभ यह भी होता है कि देश के बाजार में वृद्धि होती है। यदि बाजार देश की सीमा के भीतर तक ही सीमित रहता है तो मांग कम होती है तथा विक्रय भी कम होता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार होने से मांग भी व्यापक हो जाती है तथा उत्पादन का क्षेत्र विस्तृत हो जाता है। विदेशी व्यापार के कारण ही भारत की चाय का उपभोग विदेशों में व्यापक पैमाने पर किया जाता है। 8वां, राष्ट्रों का आर्थिक विकास। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पिछड़े देशों के आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण कारण बन गया है। मार्शल के अनुसार राष्ट्रों की आर्थिक प्रगति का निर्धारण करने वाले कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अध्ययन के अंतर्गत आते हैं। इसका अध्ययन एक अलग माध्यम के अंतर्गत किया जाएगा। 9वां, रोजगार में वृद्धि। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से क्षेत्रीय श्रम विभाजन संभव होता है, जिससे उत्पादन की मात्रा और रोजगार में वृद्धि होती है। विदेशी व्यापार से निर्यात उद्योगों में उत्पादन बढ़ता है। यहाँ श्रमिकों को अधिक रोजगार मिलता है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का विश्वास था कि विदेशी व्यापार से ही अधिकतम रोजगार संभव है। 10वां, मूल्यों में समता। जिस प्रकार एक देश के विभिन्न क्षेत्रों में वस्तुओं को भेजकर मूल्यों में समानता स्थापित की जा सकती है, उसी प्रकार विभिन्न देशों में भी आयात निर्यात के द्वारा वस्तुओं के मूल्यों में समता स्थापित की जा सकती है। इससे मूल्यों में भारी अंतर को रोका जा सकता है। मांग और पूर्ति में सामंजस्य स्थापित कर यह समानता स्थापित की जा सकती है। दूसरा लाभ, गैर आर्थिक लाभ। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जो गैर आर्थिक लाभ होते हैं वे इस प्रकार हैं। पहला, सभ्यता का विकास। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से विभिन्न देशों में आपसी संपर्क स्थापित हुआ है। अर्धविकसित देश विकसित देशों के संपर्क में आए हैं, जिससे वहां नई सभ्यता और विकसित अभिरुचियों का सूत्रपात हुआ है। दूसरा, शिक्षाप्रद महत्व। विकसित देशों से संपर्क स्थापित होने का अवसर मिलने से विदेशी व्यापार कई शिक्षात्मक लाभ प्रदान करता है, जो भौतिक वस्तुओं के प्रत्यक्ष आयात से महत्वपूर्ण होते हैं। विकास की प्रक्रिया में ज्ञान की कमी अन्य किसी भी घटक की कमी से अधिक व्यापक रुकावट है। तीसरा, देशों में पारस्परिक सहयोग। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से देशों में पारस्परिक सहयोग और मैत्री भावना का विकास होता है, जिससे विश्व शांति की स्थापना में सहायता मिलती है। बहुत से देशों में बढ़ते हुए आर्थिक संबंधों ने राजनीतिक संबंधों को भी सुदृढ़ बनाया है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से होने वाली हानियाँ। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से होने वाली हानियाँ निम्नलिखित हैं। पहला, विदेशों पर निर्भरता।
विदेशी व्यापार के कारण विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था विदेशों पर निर्भर करती है, क्योंकि वे कुछ विशेष वस्तुओं की आयात के लिए विदेशों पर ही निर्भर करने लगते हैं। किंतु यदि युद्ध या अन्य ऐसी ही परिस्थितियों के कारण विदेशी व्यापार का अवरुद्ध हो जाता है, तो देश की अर्थव्यवस्था पंगु हो जाती और उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। विदेशों में होने वाली मंदी का प्रभाव उन देशों पर भी पड़ता है जिनके आपस में व्यापारिक संबंध होते हैं। दूसरा, खनिज पदार्थों की समाप्ति। विदेशी व्यापार के अंतर्गत अपने निर्यातों को बढ़ाने के लिए बहुत से अर्ध-विकसित देशों द्वारा उन बहुमूल्य खनिज पदार्थों का निर्यात कर दिया जाता है जिनको पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता। किंतु यदि इन्हें बचाकर रखा जाए तो भविष्य में अधिक लाभ के लिए उन्हें प्रयुक्त किया जा सकता है। इनका प्रयोग देश में करने से औद्योगिक विकास को बल मिल सकता है। तीसरा, विदेशी प्रतियोगिता से हानि। विदेशी व्यापार के कारण देश की औद्योगिक इकाइयों को विदेशी उद्योगों से प्रतियोगिता करना पड़ती है, किंतु विदेशी प्रतियोगिता के सामने ये उद्योग टिक नहीं पाते और उनका ह्रास होने लगता है। इसका कारण यह है कि विकसित देशों की वस्तुएं उन्नत तकनीक के कारण अधिक सस्ती और टिकाऊ होती हैं। 19वीं सदी में विदेशी प्रतियोगिता के कारण भारतीय लघु और कुटीर उद्योगों का भारी आघात लगा, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था का संतुलन बिगड़ गया। चौथा, राशिपातन से हानि। राशिपातन के अंतर्गत एक देश अपने देश में वस्तु की कीमत से भी कम मूल्य पर वस्तुओं को विदेशी बाजारों में बेचता है। इसका उद्देश्य विदेशी बाजारों पर कब्जा करना होता है। अनेक बार इस नीति द्वारा देशी उद्योगों को हानि पहुंचने की आशंका रहती है। पांचवा, उपभोग की आदतों पर प्रतिकूल प्रभाव। विदेशी व्यापार के अंतर्गत एक देश में ऐसी वस्तुओं का आयात किया जा सकता है जो हानिकारक हों तथा जिनका उपभोक्ताओं की शारीरिक और मानसिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ता है। छठवां, अर्थव्यवस्था का असंतुलित विकास। विदेशी व्यापार में तुलनात्मक लागतों के अंतर्गत एक देश कुछ विशेष वस्तुओं के उत्पादनों में वैश्वीकरण प्राप्त करता है, जिससे देश में सीमित उद्योग धंधों का ही विकास हो पाता है और लोगों के विभिन्न व्यवसायों में जाने के अवसर बहुत ही सीमित हो जाते हैं। इससे न केवल देश के आर्थिक जीवन में अस्थिरता आती है, वरन देश का संतुलित विकास भी नहीं हो पाता। अर्धविकसित देशों को इससे भारी हानि होती है। ऐसे देशों में विदेशों से व्यापार होने से दोहरी अर्थव्यवस्था का निर्माण होता है।
कुछ एक क्षेत्र तो विकास के दीप बन जाते हैं, किंतु शेष अर्थव्यवस्था में कोई विकास नहीं हो पाता। 7वां, प्रदर्शन प्रभावजनित हानि। जब एक देश में उपभोक्ता अपने से ऊंचे आय वर्ग के लोगों के उपभोग स्तर को अपनाते हैं, तो यह आंतरिक प्रदर्शन प्रभाव है। और जब विदेशों के संपर्क में आकर पिछड़े देशों के उपभोक्ता विदेशी उच्च उपभोग के स्तर की नकल करते हैं, तो इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन प्रभाव कहते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि एक और तो उपभोक्ता विदेशी आयातों पर निर्भर हो जाते हैं, दूसरी ओर उपभोग प्रवृत्ति बढ़ जाने से देश में बचत की मात्रा घट जाती है। 8वां, अंतर्राष्ट्रीय वैमनस्य। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बढ़ती हुई प्रतियोगिता के कारण प्रत्येक देश अपने निर्यातों को बढ़ाना चाहता है, अतः इसके लिए नए नए बाजारों की खोज करता है और उन्हें हथियाना चाहता है, जिससे फलस्वरूप देशों के बीच प्रायः भीषण प्रतिस्पर्धा होने लगती है, जो कभी-कभी द्वेष और वैमनस्य में बदल जाती है। बाजारों के साथ ही साथ कच्चे माल को प्राप्त करने के लिए भी प्रतियोगिता होती है, जिससे युद्धों का जन्म होता है और उपनिवेशों की स्थापना होती है। 9वां, पिछड़े देशों का शोषण। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विपक्ष में एक शक्तिशाली तर्क यह भी दिया जाता है कि इससे विकसित देशों द्वारा पिछड़े देशों का लगातार शोषण होता है। अर्धविकसित देशों का विकसित देशों के साथ व्यापार होने से विश्व अर्थव्यवस्था में ऐसा असंतुलन पैदा करने वाली शक्तियां पैदा हुई हैं, जिनसे विदेशी व्यापार का लाभ केवल विकसित देशों को ही मिला है। 10वां, राजनैतिक दासता का प्रसार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से साम्राज्यवाद का प्रसार हुआ। बहुत से विकसित देशों ने विदेशी व्यापार के माध्यम से छोटे और पिछड़े देशों में राजनीतिक प्रभुत्व की स्थापना की तथा उनकी राजनीतिक स्वतंत्रता का हनन किया। इसके साथ ही ऐसे पिछड़े देशों पर उन्होंने अपनी आर्थिक और राजनीतिक नीतियों का आरोपित भी किया। प्रश्न 53, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रभाव बतलाइए। उत्तर, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रमुख प्रभाव निम्नलिखित हैं। पहला, उत्पत्ति के साधनों की कीमतों में समानता। जब विदेशी व्यापार होता है, तब विभिन्न देशों में उत्पत्ति के साधनों की कीमतों में समानता की प्रवृत्ति को लेकर अर्थशास्त्रियों की विचारधाराओं में अंतर है। कुछ अर्थशास्त्री उत्पत्ति के साधनों की कीमतों में पूर्ण समानता की प्रवृत्ति को व्यक्त करते हैं, तो कुछ आंशिक समानताओं की प्रवृत्ति को। प्रोफेसर ओहलिन का मत है कि स्वतंत्र व्यापार से साधनों की कीमतों में पूर्ण समानता
स्थापित नहीं होती। इसके विपरीत सैमुअलसन का मत है कि कुछ विशेष मान्यताओं के अंतर्गत व्यापार करने वाले दोनों देशों में वास्तविक साधनों की कीमत बिल्कुल समान होने की प्रवृत्ति रहती है। ये मान्यताएं इस प्रकार हैं। पहला, केवल दो देश हैं तथा प्रत्येक देश केवल दो वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है। दूसरा, प्रत्येक वस्तु का उत्पादन दो साधनों की सहायता से किया जा रहा है तथा प्रत्येक वस्तु का उत्पादन फलन उत्पत्ति समता नियम के अंतर्गत है। तीसरा, यदि केवल किसी एक साधन में वृद्धि की जाती है तो उसकी सीमांत उत्पादकता गिरती है। चौथा, दोनों देशों में दोनों साधन गुणों के समान हैं। पांचवा, दोनों देशों में वस्तुओं की पूर्ण गतिशीलता है। और छठवां, प्रत्येक देश दोनों वस्तुओं की कुछ न कुछ मात्रा का उत्पादन करता है। दूसरा, वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों में समानता। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रभाव यह भी होता है कि विभिन्न देशों में वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों में समानता स्थापित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। यह उसी समय संभव है जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में पूर्ण प्रतियोगिता हो तथा आयात निर्यात में कोई परिवहन लागत न लगती हो। किंतु वास्तविक जगत में विभिन्न देशों के बीच में वस्तुओं का आवागमन बिना लागत के संभव नहीं होता। परिवहन व्यय के साथ बीमा शुल्क और तट कर भी लगता है और फिर विभिन्न देशों में अपूर्ण प्रतियोगिता की दशाएं विद्यमान रहती हैं। इसका परिणाम यह होता है कि दो देशों के बीच स्थायी तौर पर वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों में समानता स्थापित नहीं हो पाती। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का साधन मांग पूर्ति पर प्रभाव। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण प्रत्येक देश उन उद्योगों में विशिष्टीकरण प्राप्त करता है जिनमें देश में उपलब्ध प्रचुर साधनों का प्रयोग किया जाता है। अतः जो साधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं उनकी मांग बढ़ जाती है एवं सीमित साधनों की मांग घटने लगती है। फलस्वरूप प्रचुर साधनों की कीमतें बढ़ने लगती हैं और सीमित साधनों की कीमतें घटने लगती हैं। कीमतों में वृद्धि होने से प्रचुर साधनों की पूर्ति बढ़ने लगती है तथा कीमतें घटने से सीमित साधनों की पूर्ति घटती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रभाव यह होता है कि प्रचुर साधनों की मांग बढ़ती है और सीमित साधनों की मांग घटती है, जिससे इन दोनों साधनों के बीच का अंतर और बढ़ता है तथा इसी प्रकृति के व्यापार को प्रोत्साहन मिलता है। चौथा, श्रम और पूंजी में गुणात्मक सुधार। विदेशी व्यापार में विशिष्टीकरण होता है तथा विशिष्टीकरण से श्रम और पूंजी में गुणात्मक सुधार होता है, जो पुनः विशिष्टीकरण को
प्रोत्साहन देता है। व्यापार लोगों के गुणों में परिवर्तन ला देता है। उन्हें नई वस्तुओं के उपयोग और पुरानी वस्तुओं को नए तरीके में प्रयोग करने की शिक्षा देता है। तकनीकी ज्ञान मुख्य रूप से विशिष्टीकरण का परिणाम है, जिससे व्यापार ने संभव बनाया है। इस प्रकार व्यापार से श्रम और पूंजी के प्रयोग के तरीकों में परिवर्तन होता है, जिससे इनकी कुशलता में वृद्धि होती है। 5वां, कुल उत्पादन में वृद्धि। विदेशी व्यापार के फलस्वरूप कुल उत्पादन में वृद्धि हो जाती है। एक निश्चित समय में उत्पत्ति के साधनों का कुल मूल्य उन वस्तुओं के बराबर रहता है जो उन साधनों द्वारा पैदा की जाती हैं। जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रारंभ होता है, तो विशिष्टीकरण के कारण उपलब्ध साधनों का अधिक मितव्ययिता के साथ प्रयोग किया जाता है, जिससे उत्पादन में कुशलता की वृद्धि होती है। अतः उन्हीं उत्पत्ति के साधनों द्वारा अब पहले से अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है। 6वां, विश्व मांग पर प्रभाव। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का वस्तुओं और सेवाओं की मांग पर दो तरह से प्रभाव होता है। प्रथम, व्यापार के कारण लोगों की आय में वृद्धि होती है, जिससे वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ती है। द्वितीय, लोगों की मांग के स्वरूप में भी परिवर्तन होता है तथा लोग नई वस्तुओं की मांग करने लगते हैं, क्योंकि उनकी रुचि तथा इच्छाओं में परिवर्तन होता है। कुल मिलाकर देश की वस्तुओं की मांग पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। 7वां, रोजगार पर प्रभाव। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत रोजगार की तात्कालिक प्रवृत्ति तो यह होती है कि उसकी मात्रा घटने लगती है, क्योंकि व्यापार से केवल निर्यात उद्योगों को ही प्रोत्साहन मिलता है तथा देश के अन्य उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने से वहां रोजगार की मात्रा घटने लगती है। यद्यपि निर्यात उद्योगों में रोजगार की मात्रा बढ़ती है, किंतु उसकी तुलना में अन्य उद्योगों में बेरोजगारी अधिक फैलती है। किसी भी पिछड़े हुए देश में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रारंभिक प्रभाव यही होता है, किंतु जैसे जैसे निर्यात उद्योगों का विकास होता है, रोजगार की मात्रा में भी वृद्धि होने लगती है। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 54, अंतरक्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में समानता बतलाइए। उत्तर, अंतरक्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में समानताएं। पहला, विशिष्टीकरण और श्रम विभाजन। आंतरिक व्यापार में दो क्षेत्रों में जो व्यापार होता है वह विशिष्टीकरण का परिणाम है। इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी दो देशों के बीच होने वाले व्यापार का आधार क्षेत्रीय विशिष्टीकरण होता है। दूसरा, वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय। दोनों प्रकार के व्यापार, आंतरिक तथा अंतर्राष्ट्रीय, में वस्तुओं और सेवाओं
का विनिमय किया जाता है। मुद्रा के चलन ने इस विनिमय को सरल एवं सुविधाजनक बना दिया है। तीसरा, व्यापार के लिए दो पक्ष। जिस प्रकार आंतरिक व्यापार के दो पक्ष होते हैं, उसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के भी दो पक्ष होते हैं, जो या तो उन देशों की सरकारें अथवा निजी व्यक्ति हो सकते हैं। चौथा, ऐच्छिक सौदा। दो पक्षों के बीच होने वाला व्यापार प्रायः ऐच्छिक होता है। जिस प्रकार आंतरिक व्यापार के अंतर्गत दो पक्षों को व्यापार करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार दो देशों को भी व्यापार करने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। पांचवा, सामाजिक संबंध। जब एक ही देश में दो दूरस्थ क्षेत्रों में व्यापार होता है, तो दोनों में एक दूसरे के सामाजिक रीति रिवाज और परंपराओं का आदान प्रदान होता है। इसी प्रकार जब दो देशों के बीच व्यापार होता है, तो उसमें भी सामाजिक और सांस्कृतिक विचारों का आदान प्रदान होता है। प्रश्न 55। अंतरक्षेत्रीय व्यापार तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की परिभाषा दीजिए तथा इनमें एक अंतर भी बतलाइए। उत्तर, अंतरक्षेत्रीय व्यापार अथवा आंतरिक व्यापार का संबंध ऐसे व्यापार से है जो किसी एक देश की सीमा के अंदर एक ही देश के दो क्षेत्रों के बीच किया जाता है। इसके विपरीत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का संबंध ऐसे व्यापार से है जो विश्व के दो या दो से अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों के बीच किया जाता है। इन दोनों में मुख्य अंतर देश की सीमा का है, अर्थात देश की सीमा के भीतर होने वाले व्यापार को आंतरिक व्यापार तथा सीमा के बाहर होने वाले व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सही विकल्प चुनिए। पहला, जब व्यापार किसी देश की सीमा के अंतर्गत ही विभिन्न स्थानों अथवा क्षेत्रों के बीच होता है, तो उसे आ अंतरक्षेत्रीय व्यापार कहते हैं, बा विदेशी व्यापार कहते हैं, सा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं, दा उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर, आ अंतरक्षेत्रीय व्यापार कहते हैं। दूसरा, यदि मुंबई में बने हुए कपड़े आगरा, मथुरा अथवा दिल्ली जाते हैं, तो यह व्यापार आ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाएगा, दूसरा आंतरिक व्यापार कहलाएगा, सा विदेशी व्यापार कहलाएगा, दा उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर, बा आंतरिक व्यापार कहलाएगा। तीसरा, जब दो या दो से अधिक राष्ट्रों देशों के बीच व्यापार होता है, तब इसे आंतरिक व्यापार कहते हैं, बा तब इसे अंतरस्थानीय व्यापार कहते हैं, सा तब इसे राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं, दा तब इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। उत्तर, दा तब इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। चौथा, आंतरिक एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार
अथवा विदेशी व्यापार में बहुत कुछ समानता पाई जाती है। दोनों दशाओं में मूल सिद्धांत एक ही है। दोनों ही प्रकार के व्यापार का आधार आ श्रम विभाजन एवं कार्यों का विशिष्टीकरण होता है। बा श्रम विशिष्टीकरण एवं कार्यों का केंद्रीकरण होता है। सा उपयुक्त में से कोई भी नहीं। द उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर आ श्रम विभाजन एवं कार्यों का विशिष्टीकरण होता है। पांचवा, किसी देश की सीमा के अंदर श्रम एवं पूंजी के साधनों की गतिशीलता। आ विभिन्न देशों के बीच की अपेक्षाकृत अधिक होती है। बा विभिन्न देशों के बीच की अपेक्षाकृत समान होती है। सा विभिन्न देशों के बीच की अपेक्षाकृत कम होती है। दा उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर आ विभिन्न देशों के बीच की अपेक्षाकृत अधिक होती है। छठवां, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ प्रभावित होते हैं। आ व्यापार की शर्तों से। बा निर्यात वस्तुओं का उत्पादन करने वाले साधनों की कार्यक्षमता से। सा कीमतों के अनुपात के अंतर से। दा उपयुक्त सभी से। उत्तर दा उपयुक्त सभी से। सातवां, ओहलीन ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सापेक्षिक कीमतों में अंतर का कारण माना है। आ परिवहन लागत में अंतर। बा साधनों की प्रचुरता में अंतर। सा साधनों की गुणवत्ता में अंतर। दा सरकार की नीति में अंतर। उत्तर सरकार की नीति में अंतर। आठवां, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उस समय संभव होता है जबकि श्रम विभाजन राष्ट्रीय सीमाओं के बाहर किए जाते हैं। यह कथन किसका है? आ एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका। बा प्रोफेसर हैरिड। सा पीटी एल्सबर्ट। दा प्रोफेसर हैने। उत्तर बा प्रोफेसर हैरिड। नौवां, आंतरिक व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में निम्न में से क्या असमानता है? आ ऐच्छिक सौदे। बा वस्तुओं व सेवाओं का क्रय विक्रय। सा मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना। दा मौद्रिक प्रणाली में भिन्नता। उत्तर दा मौद्रिक प्रणाली में भिन्नता। 10वां, विदेशी व्यापार का आर्थिक आधार नहीं है। आ उत्पादन साधनों में गतिशीलता। बा श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण। सा प्राकृतिक संपदा। दा उच्च जीवन स्तर को लालसा। उत्तर सा प्राकृतिक संपदा। 11वां, आंतरिक व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में क्या समानता है? आ ऐच्छिक सौदे। बा दो पक्ष। सा वस्तुओं व सेवाओं का विनिमय। दा उपयुक्त सभी। उत्तर उपयुक्त। दा उपयुक्त सभी। 12वां, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अंतरक्षेत्रीय व्यापार की ही एक विशिष्ट दशा है। यह कथन है। आ एडम स्मिथ का। बा जे.एस. गिल का। सा ओहलिन का। दा रिकार्डो का। उत्तर सा ओहलिन का। 13वां,
प्रायः अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का रूप होता है। सा आयात, बा निर्यात, सा उपयुक्त दोनों, दा उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर सा उपयुक्त दोनों। 14वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लाभ है। आ प्राकृतिक साधनों का पूर्ण उपयोग, बा उत्पादन विधियों में सुधार, सा श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण, दा उपयुक्त सभी। उत्तर दा उपयुक्त सभी।